चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाइए ना। फिर आज के इस कक्षा की विधिवत रूप से शुरुआत कर ही देते हैं। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं? मुझे तो इंतजार रहता है आपकी इस क्लास का कि कब मैं इस क्लास के साथ जुड़ूंगा, कब हमारे उन तमाम लेखपालों के साथ जुड़ूंगा जो एक दिन जरूर मुझे कहेंगे कि सर आपकी इस बैच से, पंचायत बैच से हम लोग पढ़े हैं और आज यूपी में लेखपाल है और यहां पर पोस्टेड है ना। तो जल्दी से एक बार जुड़े सब लोग। और सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, है ना। गुड इवनिंग प्रभात जी, मीनाक्षी, अनीश, आशीष, प्रिया, मोहन, मनमोहन, सॉरी, मोहन प्रताप जी भी हैं, है ना। लक्ष्य, मोहम्मद इब्राहिम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हैं भैया आप? अक्षिता दीक्षित, है ना। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, जुड़ जाइए, है ना। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, बस केवल एक बार जुड़ जाइए, जुड़ने की कोशिश तो कीजिए मेरे दोस्त, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। तो अगर आप तैयार हैं तो आपका भाई, आपका मित्र भी तैयार है ना। बहुत बढ़िया। राम 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 भाई, राम राम, है ना। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। कल की क्लास को रिवीजन कर देते हैं एक बार, थोड़ा हल्का पुल्का मनोरंजन सा हो जाए हमारा। ये हमारी कल की क्लास है और जहां पर मैंने बताया था बैंक रेट क्या होती है, एमएसएफ रेट क्या होती है मेरे दोस्तों, उसी के साथ एसडीएफ भी बताया था, गुणात्मक उपकरणों में साख राशनिंग, सीमांत आवश्यकता, नैतिक दबाव, है ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही भी हमने बता दिया था, विकासात्मक बैंकों में सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी और नाबार्ड की बात शुरू कर दी थी। तो आइए जरा आज इसके आगे की चर्चा को शुरू कर ही देते हैं, किस बात की देरी। तो नाबार्ड के बारे में हमने इतनी सारी बातें बताई थी कि नाबार्ड जो है उसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई 1982 को की गई। फिर मैंने बताया था कि नाबार्ड अधिनियम 1981 से इसकी स्थापना की गई है। किससे की गई है? तो नाबार्ड अधिनियम 1981 से 1981 से इसकी स्थापना की गई। किस समिति की सिफारिश पर की गई? शिवरमन समिति। प्रकृति क्या है इसकी? तो याद रखना, इसकी प्रकृति क्या है? सांविधिक। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। 100% ये भारत सरकार के स्वामित्व में है, ठीक है। ये भारत सरकार के स्वामित्व में 100% है। याद रखना, ये भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक अपेक्स बॉडी है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भारत में शीर्षस्थ संस्था कौन सी है, तो वो यही संस्था है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगला बिंदु लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगला बिंदु क्या लिखेंगे? अगला बिंदु लिखेंगे भारतीय कृषि, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष संस्था, भारतीय कृषि, सॉरी, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर एवं ग्रामीण विकास, है ना, रूरल डेवलपमेंट। तो भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, है ना, के लिए शीर्ष संस्था नहीं है। के लिए शीर्ष, शीर्ष को हम बोलते हैं अपेक्स बॉडी, के लिए शीर्ष संस्थान है। शीर्ष का मतलब क्या होता है? अपेक्स, ठीक है, शीर्ष संस्थान है। तो ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट, और इंडियन 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 एग्रीकल्चर के लिए एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है। इससे बड़ी कोई निकाय नहीं, इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसका मुख्यालय मैंने बता दिया था, मुख्यालय, हाँ ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके क्या क्या काम है, क्योंकि इसके काम से हमें पता चल जाएगा। पहले इसके अध्यक्ष लिख लें, अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है। तो याद रखना मेरे दोस्त, इनके जो अध्यक्ष महोदय हैं, ऐसे तो कई सारे साथी हमारे कल ही कमेंट करके बता चुके थे कि सर इसके अध्यक्ष ये हैं, है ना। आप लोग अभी भी बताइए, देखते हैं किसमें किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है मेरे साथियों, क्या बात है। तो केवी शाहजी, क्या बात है, केवी शाहजी, है ना, श्री केवी शाहजी,
है ना, बहुत बढ़िया। ये अध्यक्ष है श्री केवी शाजी, श्री केवी साजी, शाजी शाजी। ये इसके कौन है? ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसके प्रमुख भी आप इन्हें कह सकते हैं, अध्यक्ष प्रमुख एक ही बात है। तो इसके प्रमुख कौन है? केवी शाजी है, केवी शाजी, बहुत बढ़िया, है ना, क्या बात है। ठीक है, क्या बात है। अब याद रखना इसके क्या क्या काम है वो हम देख लेते हैं। तो इसके कार्यों के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, कार्य या फंक्शन आप इसे बोलते हैं। तो नाबार्ड के क्या क्या काम है, नाबार्ड के फंक्शंस की अगर हम चर्चा करें तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नाबार्ड ऐसे तो मल्टी फंक्शंस का काम करती है, मतलब बहुत सारे काम हैं इसके, नाबार्ड की बहुत सारे काम है ना। नाबार्ड मुख्य रूप से मतलब इसकी त्रिआयामी भूमिका है ना, त्रिआयामी भूमिका। तो लिखेंगे व्यापक भूमिका, इसके क्या कार्य है? तो नाबार्ड की व्यापक भूमिका है, लिखेंगे नाबार्ड की, नाबार्ड की, नाबार्ड की त्रिआयामी, त्रिआयामी, नाबार्ड की त्रिआयामी, त्रिआयामी भूमिका बोल सकते हो, व्यापक भूमिका बोल सकते हो, तीन आयाम वाली भूमिका है, त्रिआयामी भूमिका है इसकी। अब त्रिआयामी भूमिका का क्या मतलब है भाई साहब? नाबार्ड की त्रिआयामी भूमिका का क्या मतलब है? तो त्रिआयामी भूमिका का मतलब क्या होता है पता है? कि नाबार्ड ना एक प्रकार की वित्तीय संस्था भी है, फाइनेंस उपलब्धि भी कराती है ना। इसके अलावा ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी करती है। तो पहली भूमिका तो इसकी वित्तीय भूमिका है, वित्तीय भूमिका है। दूसरी ये विकासात्मक भूमिका में भी तो है, विकासात्मक। इसके अलावा फिर ये तीसरी भूमिका इसकी क्या पता है? ये भी तो देखती है कि भाई मार्केट में सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है ना, किसानों को लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये भी तो इसी की भूमिका है। इसको बोलते पर्यवेक्षी, सुपरविजन। क्या बोलते? पर्यवेक्षी। इन तीनों भूमिकाओं में ये काम करता है। तो लिखेंगे पर्यवेक्षी भूमिका, सुपरविजन। क्या बोलते हैं? सुपरविजन। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरविजन। ये सुपरविजन। और विकासात्मक का मतलब होता है डेवलपमेंटल। तो डेवलपमेंटल रोल इसका है, कुछ डेवलपमेंटल रोल भी है इसका। इसके अलावा एक है वित्तीय, वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंस। तो फाइनेंसिंग में भी इसकी भूमिका है। तो ये त्रिआयामी भूमिका में है। ओके, त्रिआयामी भूमिका में, ठीक है। पर्यवेक्षण भी करता है ये, पुनर्वित्त रीफाइनेंस उपलब्ध करवाता है। तो देखो इसके क्या क्या कार्य हैं ये तो मैंने बता दिया। खैर मैं इसके कार्यों को पॉइंट वाइज भी लिखवा देता हूं। सबसे पहला इसका क्या कार्य है? तो सबसे पहला इसका कार्य है मेरे साथियों कि ये ना बैंकों को लोन उपलब्ध करवाता है। नाबार्ड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि ये सहकारी जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, और जो आरआरबी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनको सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराता है ताकि वो किसानों को लोन दे। देखो डायरेक्ट नाबार्ड किसानों को लोन नहीं दे सकता, तो ये बोलते हैं आप इसे, है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो लिखेंगे सस्ती दरों पर, सस्ती दरों पर। पहला इसका कार्य लिखेंगे सस्ती दरों पर, सस्ती दरों पर सहकारी बैंकों, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, सहकारी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। तो सस्ती दरों पर सहकारी बैंक एवं आरआरबी, आरआरबी को ऋण उपलब्ध कराना, आरआरबी को ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, यह इसका पहला काम है। क्यों सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? ऋण उपलब्ध सस्ती दरों पर इसलिए करवाया जा रहा है ताकि वो किसानों को सस्ता लोन दे, बस। क्योंकि आरआरबी के माध्यम से ही तो किसान लोन ले पाएंगे सर। है ना सर, त्रिआयामी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? त्रिआयामी इन इंग्लिश इसको बोल सकते हैं ट्राई डायमेंशनल, है ना, ट्राई डायमेंशनल आप इसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके अलावा इसका क्या दूसरा क्या काम है? तो याद रखना इसका दूसरा काम लिखेंगे, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सहायता से आरआरबी का और कोऑपरेटिव बैंक का क्या करता है? सुपरविजन करता है।
उनका परीक्षण भी करता है कि वो सही काम कर रही, निरीक्षण कर सकता है, निरीक्षण ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये लिखिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आरआरबी एवं कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी एवं सहकारी बैंकों, आरआरबी एवं सहकारी बैंकों का निरीक्षण करना, आरआरबी एवं सरकारी बैंकों का निरीक्षण, निरीक्षण निरीक्षण जांच करना, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना, पर्यवेक्षण सुपरविजन बोलते हैं इसको, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना, है ना। और ये करने की शक्ति इसको कहां से मिलती है भाई, ये अधिकार किसने दिया इसको कि तुम जाके बैंकों को चेक करो, तो याद रखना ये दिया है इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से इसको ये अधिकार दिया है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये इसका दूसरा काम है। इसके अलावा मेरे साथियों बहुत बढ़िया एक संस्था है, आपको याद होगा, जिसका नाम है आरआरबी। मतलब अभी आरआरबी पढ़ाऊंगा तो वहां और स्पष्ट होगा। आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक संस्था है जिसका नाम है आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आप इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण अवसंरचना ढांचा विकास निगम, ऐसा विकास निधि बोल देते हैं, है ना। ये दरअसल क्या करता है, राज्यों सरकारों को, राज्य सरकारों को ग्रामीण सड़क, पुल, सिंचाई परियोजना, इसके लिए क्या करता है पता है, इसके लिए ऋण देता है ये, तो उसको फाइनेंस करना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे इसके अंदर तीसरा काम है, तीसरा काम क्या है, आरआईडीएफ, आरआईडीएफ जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट फंड को पुनर्वित्त करना, क्या करना, पुनर्वित्त, ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके आगे देखते हैं, देखिएगा, हाँ चलो अगला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, तो लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास का मतलब क्या है, जैसे सिंचाई के लिए या नलकूप की स्थापना करना, आजकल हर घर नल योजना चल रही है, तो हर घर नल योजना के माध्यम से क्या किया जा रहा है, तो भैया घर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, सरपंच साहब, सचिव साहब सब लगे पड़े हैं, है ना। पता चला टंकी बना दी और 1 महीना पानी आया, उसके बाद पानी ही नहीं आया, तो ये नल योजना जो चलाई जा रही है उसके लिए भी ये ऋण उपलब्ध करवाता है, तो ये राज्य सरकार ऋण लेती है इस संस्था से, आरआईडीएफ से, जिसका मतलब होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड।
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना का क्या मतलब है? तो यही है, सड़कें बनाना, नाली बनाना, नलकूप की व्यवस्था करना, ठीक है, सिंचाई के लिए पुल बना देना। गांव में पुल भी बनते हैं भैया आजकल, ठीक है, तो वही सब चीजें। तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ये भी आप याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। और लास्ट लिखो मेरे दोस्त इसमें, और लिखेंगे कृषि, कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक काम है। तो खैर, ये सारे के सारे इसके पांचों मैंने काम बता दिए हैं। ये किसके काम मैंने बताए? ये नाबार्ड के मैंने काम बताए। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है। सर जी आप कहां से हैं? मैं उज्जैन से हूं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये नाबार्ड के बारे में मैंने इतनी बातें बताई है भैया। लिखो, लिख लो, लिख लो, है ना भैया, लिख लो। नाबार्ड के कार्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नाबार्ड में 100% जो ओनरशिप है वो किसके पास में? भारत सरकार के पास में है। सर पॉइंट टू दो वापस से समझा दें। दो है आरआरबी एवं सहकारी बैंकों का निरीक्षण करना। देखो, आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ग्रामीण बैंक है। आपको पता होगा कि देश की पहली आरआरबी का नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो आपके यूपी में ही है, ठीक है, मुरादाबाद में। देश की पहली आरआरबी थी। वैसे ही हमारे क्षेत्र में आरआरबी है नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, है ना। वैसे ही उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, ऐसी ये ग्रामीण बैंकें होती है। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें होती है, हर क्षेत्र में होती है, ठीक है। और सहकारी बैंक का मतलब होता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो इनका ये क्या करती है? निरीक्षण करती, जांच करती है, गलत तो नहीं कर रही है, ठीक है, पर्याप्त लोन दे रही कि नहीं दे रही है, ज्यादा ब्याज तो नहीं ले रही है, ये सब निरीक्षण होता है। सुपरविजन का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन पूरे है कि नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, इसके आगे की चर्चा हम करते हैं, ठीक है, जल्दी से। चलो आगे बढ़े अगली बैंक के बारे में। तो अगली बैंक हम लोग लेते हैं अब सिडबी के बारे में। तो सिडबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, सिडबी क्या है और क्या क्या काम करती है। तो हेडिंग डालेंगे SIDBI, सिडबी। देखो, सिडबी का क्या फुल फॉर्म है? तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो लघु उद्योग है ना, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए ये बैंक कार्य करता है देश के अंदर। तो इसका फुल फॉर्म लिखो। इसका फुल फॉर्म है मेरे दोस्त स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
चलो भाई, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई। तो 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई। इसको कब स्टैब्लिश किया गया? तो 2 अप्रैल को इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, 2 अप्रैल को। और अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम से स्थापित किया गया इसको, तो इसको स्थापित किया गया था सिडबी एक्ट से। सिडबी एक्ट ये 1 साल पहले का था, 1989 का था। और आपको मैंने बताया कि जब भी किसी संस्थान की स्थापना किसी अधिनियम से की जाती है तो वो उसकी प्रकृति क्या होती है? तो उसकी प्रकृति होती है सांविधिक, या उसी को हम वैधानिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी प्रकृति लिखेंगे, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर कैसा है। तो इसकी प्रकृति लिखेंगे हम, इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर है सांविधिक। यह सांविधिक प्रकृति का है, सांविधिक। सांविधिक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टेट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, है ना। स्टेचुअरी बॉडी भी आप इसे कह देते हैं, स्टेट्यूटरी बॉडी। सांविधिक निकाय आप इसे कह देते हैं, सांविधिक निकाय है ये, ठीक है। या फिर इसी को वैधानिक निकाय भी बोल देते हैं, वैधानिक, बिल्कुल वैधानिक भी बिल्कुल सही है पुरुषोत्तम जी। तो हम इसमें लिख सकते हैं वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय या वैधानिक संस्था भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, वैधानिक, ठीक है। ये इसकी प्रकृति है। फिर सवाल ये पूछा जा सकता है कि सिडबी का मुख्यालय कहां पर है, तो क्या जवाब देंगे? हेडक्वार्टर। सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। तो लिखेंगे लखनऊ। तो लखनऊ यूपी में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो लखनऊ यूपी में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। चलो उतारो जल्दी से इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अब कार्यों के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं कि ये क्या क्या काम करती है। तो अगला पेज ले लेते हैं, इसके कार्य लिखते हैं। कार्य, ये क्या क्या काम करती है भैया, तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला तो नाम से स्पष्ट है कि ये क्या काम करती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज का क्या करती है? डेवलपमेंट करती है, ठीक है। तो पहला बिंदु तो यही लिखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है लघु उद्योग, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है? तो लघु उद्योग। लघु उद्योग जो है उनका विकास करना, लघु उद्योग का विकास करना। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती है? तो लघु उद्योगों का विकास करना ये इसका पहला काम है। अभी के लिए इतना भर केवल याद रखो कि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करती है। बाकी मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्त कि एक सेक्टर है जिसका नाम है एमएसएमई सेक्टर, जिसे हम एमएसएमईज के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हिंदी में इसको बोल देते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। दरअसल इस एमएसएमई सेक्टर का डिवीजन जो है वो कैसे किया जाता है? तो इस एमएसएमई सेक्टर का डिवीजन दरअसल 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो टर्नओवर के आधार पर कि इनका वार्षिक टर्नओवर कितना है, उसके आधार पर हम विभाजन करते हैं कि कौन सा माइक्रो में आता है, कौन सा स्मॉल में आता है, कौन सा मीडियम में आता है, ठीक है। और एक होता है इन्वेस्टमेंट के आधार पर कि किसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी हम इसको बांट करके देखते हैं, ठीक है, कि भाई 5 करोड़ रुपए तक का निवेश है, 50 करोड़ रुपए तक का निवेश है, तो कौन सा उद्योग कहलाएगा।
है ना। तो वैसे इसको याद रखा जाता है। तो फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है उसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा है, तो याद रखना मेरे साथियों, सिडबी है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। बड़ा पेन कर दें, लीजिए भाई बड़का कर देते हैं बस। यार छोटा इतना छोटा तो नहीं है जितना छोटा आप सोच रहे हो। इसी के तहत बिहार में दरभंगा में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। यह सवाल पूछा जा सकता है कि मखाना बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य किस बजट में रखा गया था। तो हमारा जो बजट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का था उसमें मखाना बोर्ड की स्थापना करने का उद्देश्य रखा गया था बिहार में। तो दरभंगा में मखाना बोर्ड जो है वो स्थापित करने के लिए इसका जो श्रेय है वो बजट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को ही जाता है, ठीक है। सर मई तक इसका सिलेबस हो जाएगा, प्रगति गुड़िया अभी क्या चल रहा है, अभी तो जनवरी चल रहा है ना, फरवरी में ही हो जाएगा, मई तक क्यों जाना। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अगर देखा जाए तो फरवरी में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके दूसरे कार्य की हम बात करें, और क्या क्या इसका काम है। तो सिडबी का और क्या क्या काम है, इसका दूसरा कार्य याद रखना, ज्यादा बड़का हो गया अब छोटा ही करना पड़ेगा। तो इसके और क्या क्या काम है, तो पहला तो है स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों का विकास करना। फिर याद रखना ये क्या काम करता है, तो ये रोजगार भी देता है। किसको, जो लोग इन उद्योगों में काम करते हैं उसको रोजगार देगा। तो रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, है ना। तो लिखेंगे रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। तो एम्प्लॉयमेंट को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। फिर इसका अलावा इसका क्या काम है, ये देश के अंदर, देखो उद्योग में क्या होता है, सुनना, इंडस्ट्री में हमेशा आपको याद रखना है उद्योग क्या काम करता है। तो उद्योग का काम होता है मुख्यतः उत्पादन करना। उद्योग उत्पादन के लिए जाना जाता है, उत्पादन। और उत्पादन किस चीज का होता है, तो उत्पादन होता है या तो वस्तु का या फिर सेवा का, इन दो चीजों का उत्पादन होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सर्विस प्रोडक्शन हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये वस्तु का उत्पादन नहीं, ये सेवा का उत्पादन है। मैं सेवा जनरेट कर रहा हूं। आप बीमार हो जाओगे तो हॉस्पिटल आपको सेवा देगा, तो वो सेवा का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। कोई मखाना बोर्ड है, मखाना बोर्ड क्या कर रहा है, मखानों का उत्पादन कर रहा है, तो वो वस्तु है, क्योंकि वस्तु का मतलब होता है जिसे आप देख सके, जिसे आप छू सके, है ना। इसके अलावा उसका आकार बिगाड़ सके, ठीक है, उसका कोई रंग होगा, रूप होगा, उसे आप वस्तु बोलते हैं। और सेवा अमूर्त होती है, उसे देखा नहीं जा सकता, नहीं उसे छुआ जा सकता, न उसका कोई कलर होता है न कुछ होता है, उसे केवल और केवल महसूस किया जाता है, उसे केवल और केवल उसका लाभ लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं सेवा। तो उत्पादन कहां पर होता है, उद्योगों में होता है, याद रखना, मुख्य रूप से उद्योगों में। नहीं तो उत्पादन तो कृषि में भी होता है, फिर आप कहोगे सर कृषि में भी तो उत्पादन होता है, बिल्कुल होता है। गेहूं का उत्पादन तो उत्पादन ही तो है, ठीक है। हाँ जी, हार्डवेयर भी, ओके, बिल्कुल। तो उद्योग में उत्पादन होता है, तो उत्पादन करने के लिए क्या होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, बढ़े आगे। तीसरा, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अगला लिखना मेरे साथियों, देश के विकास, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तो देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ये भी इसका काम है, किसका काम है, तो याद रखिएगा इस सिडबी का काम है, ठीक है। पर्याप्त है इतनी जानकारी। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। बढ़िया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आईडीबीआई के बारे में हम चर्चा करते हैं। आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आप इसे जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सिडबी के बारे में मैंने पर्याप्त बातें ऐसे बता दी है ना। देखो मैंने क्या क्या बताया इसके अंदर भाई। मैंने मुख्यालय बता दिया, एक्ट बता दिया, स्थापना बता दी, ठीक है, कार्य भी मैंने आपको बता दिया, अधिनियम बता दिया। ठीक है, पर्याप्त है इतना। हाँ, आप अगर लिखना चाहें वर्तमान में नेतृत्व कौन कर रहा है इसके, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो मनोज मित्तल है, मनोज मित्तल। मनोज मित्तल इनके अध्यक्ष है। लिख लो, यही लिख लो अध्यक्ष। तो अध्यक्ष, अध्यक्ष इसके कौन है? अध्यक्ष एवं एमडी। एमडी का मतलब होता है मैनेजमेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल सकते हैं। तो मनोज मित्तल है, मनोज मित्तल जी। तो मनोज मित्तल जी, मनोज मित्तल जी इसके कौन है? एमडी। एमडी और सीईओ है मनोज मित्तल जी, सिडबी के हेड है। ठीक है, बस पर्याप्त, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता जरूरी है। ओके, इसलिए चिंता भी मत करो, ठीक है, पर्याप्त है। ओके, बढ़े आगे। अब आईडीबीआई के बारे में हम बातचीत कर ले। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं। क्या नाम है इसका? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आप इसे बोलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आईडीबीआई, और आईडीबीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आप इसे जानते हैं। मेरे दोस्त, आईडीबीआई की स्थापना कब की गई? तो आईडीबीआई की स्थापना की गई दरअसल 1 जुलाई 1964 को। तो 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई आईडीबीआई की। ठीक है, तो आईडीबीआई की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई, 1964। ओके, 1964। ओके, चलिए इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कि आईडीबीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो क्या जवाब देंगे? बताइए भैया, आईडीबीआई का मुख्यालय कहां पर है अगर सवाल पूछा जाए तो? हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आईडीबीआई का मुख्यालय कहां है? सभी लोग जवाब देंगे। फास्ट चलिए भाई, और कितना फास्ट चलेंगे? चलो कोशिश करते थोड़ा फास्ट चलने की। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे साथियों? जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, मुंबई मुंबई मुंबई, क्या बात है। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे कि आईडीबीआई जो है ये क्या काम करता है, इसका क्या कार्य है, फंक्शंस क्या क्या है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये भी उद्योगों का विकास करता है। तो जो सिडबी के काम है वही इसके काम है। तो मैं आपको इतना भर बता देता हूं, उद्योगों का विकास करना। हालांकि आजकल ये उद्योगों के अलावा निजी क्षेत्र को भी ऋण प्रदान करता है। तो उद्योगों का विकास करना, उद्योगों का विकास करना इसका काम है। ठीक है, ये मुख्य इसका काम है, बस पर्याप्त है। और एक और बात आप याद रखना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेरे साथियों इसको स्थापित किया गया था। तो कभी पूछ ले कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको स्टैब्लिश किया गया, तो इसको स्टैब्लिश किया गया थर्ड 5 ईयर प्लान में। तो थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। ठीक है, चलो अगली बात मेरे साथियों, अगला एक बैंक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एक्सिम बैंक, एक्सिम, EXIM, एक्सिम बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सिम का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं, एक्सिम बैंक। आयात निर्यात बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखना 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई।
1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये स्थापना की गई थी एक्सिम बैंक एक्ट 1981 से। ठीक है, तो याद रखना मेरे साथियों, इसकी जो स्थापना है वो की गई थी एक्सिम बैंक एक्ट 1981 की सहायता से। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, नेचर इसका कैसा है, तो ये भी मेरे साथियों सांविधिक प्रकृति का है, सांविधिक स्टेट्यूटरी बॉडी, सांविधिक आप इसे बोलते हैं स्टेट्यूटरी बॉडी, या इसी को वैधानिक भी बोलते हैं, वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय। ठीक है, तो इसके नेचर है सांविधिक। ये इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना इसका मुख्यालय भी आपका कहां पर देखने को मिलेगा, तो एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहां पर, हेडक्वार्टर, तो एक्सिम बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में है, मुंबई, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। ये क्या काम करता है, ठीक है, तो इसके क्या काम है मेरे दोस्त, क्या कार्य है इसके, तो इसके कार्य की अगर मैं चर्चा करूं तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल ट्रेड को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, और एक्सिम बैंक भी भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। ठीक है, तो लिखेंगे भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व, भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व, भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व, इसमें भी भारत सरकार का पूरी तरीके से स्वामित्व है, याद रखना 100% इसके अंदर भारत सरकार का पूर्ण तरह से स्वामित्व है। ठीक है, अब एक बात और याद रखना मेरे दोस्त, कार्य भी मैंने आपको करवाई दी, इसके प्रमुख कौन है। ठीक है, तो इसके प्रमुख कौन है, तो सुश्री हर्षा भूपेंद्र बंगारी, है ना, हर्षा बंगारी, हर्षा बंगारी, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। तो इसके प्रमुख की अगर हम चर्चा करें तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी, इसके कौन है, प्रमुख है। ठीक है, ओके सर, आईडीबीआई एक्ट, अरे आईडीबीआई एक्ट 1964 का है भाई, जरूरी नहीं था इसलिए नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिख लो। आईडीबीआई एक्ट ये कब का है, 1964 का है। ठीक है, इसकी प्रकृति भी सांविधिक होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इतना क्यों लोड लेते हो यार, जीवन में इतना सारा लोड है और आप फोकट परेशान हो रहे हो, ये बताओ, इतना लोड नहीं लेना जीवन में भाई। चलो आगे बढ़े, एक्सिम बैंक के बारे में बता दिया हमने, इसके प्रमुख कौन है वगैरह वगैरह। ये प्रमुख का डेटा ऐसे में नहीं लिखवाता हूं, इसलिए नहीं लिखवाता हूं क्योंकि बदल जाते हैं और नोट्स में वही रह जाता है, तो इसके प्रमुख की जगह खाली लाइन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, खाके इसको अपडेट करना है। अगला मेरे साथियों एक और कौन सा था यार, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हैं इसको, एनएचबी, है ना, और एनएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, 1988 में इसकी स्थापना की गई, तो लिखेंगे राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, नहीं तुम्हें दिखाएं, है ना, तो याद रखना इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1988, 9 जुलाई 1988, कोई दिक्कत। ठीक है, कौन से अधिनियम से, तो एनएचबी, एनएचबी एक्ट 1987 से। ये जो एक्ट है ना वो है एनएचबी एक्ट, एनएचबी एक्ट 1987 का एक्ट था, इस एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लक्ष्य कह रहे हैं सर पहले अध्यक्ष तो लिखा दिया करो, ठीक है भाई लिखवा देंगे, है ना। चलो अगला लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखना है भाई, दिमाग में नहीं आ रहा, मुख्यालय, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, नई दिल्ली,
न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, एनएचबी का, है ना, एनएचबी का मुख्यालय नई दिल्ली में। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करती है, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ना उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, आरबीआई ने इसको अधिकार दिया है कि तुम रेगुलेशन करो। ठीक है, ओके, तो मेरी बात को समझना अच्छे से। ये बात यहां पर पूछी जा सकती है, मैं नोट में यहीं पर लिख देता हूं, लिखेंगे नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, राष्ट्रीय हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हिंदी में लिखो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एचएफसीज बोलते हैं, एचएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बोलते हैं इसे। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, है ना, को विनियमित करती है। अभी अभी चार्ज मिला है इसको, आरबीआई ने अभी अभी दिया है इसको, 2020 की बात है मेरे ख्याल से, हाँ 20 की बात है, 20 में ही दिया है, 19-20 की बात है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को विनियमित यानी कि रेगुलेट करना, रेगुलेट करना, विनियमित करना, ये इसकी जिम्मेदारी भैया। ठीक है, ये नोट में लिखना, एनएचबी में, एनएचबी राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हाँ, तो अगली बात मेरे साथियों, ये हो गई सारी बातें हमारी खतरनाक। चलो अब हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बातचीत करते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो हेडिंग डालेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आपके सिलेबस में कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको पढ़ना है, पर मेरे दोस्त एक एक पॉइंट लिखा है आपके सिलेबस में, और वो लिखा है वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम, और उसी के अंतर्गत ये आता है बैंकिंग, तो हमें छोड़ना नहीं है यार इसको। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन, 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 क्या बोलते हैं इसे, नेशनलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। तो इसी को हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोलते हैं, नेशनल। अच्छा पहले ये समझाओ या ये समझो कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है। तो हम लोग पहली बात तो यही बोलते हैं कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रीयकरण को हम सार्वजनिकरण भी बोल देते हैं, सार्वजनिकरण, राष्ट्रीयकरण को हम सार्वजनिकरण भी बोल देते हैं, है ना। और इसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा, ठीक है, अगर किसी भी सेक्टर में हो जाए तो उसका मतलब है कि वो राष्ट्रीयकरण हो गया उसका। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखते हैं, हम इसमें सिंपल सी भाषा में ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो भारत सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी का होना, यही राष्ट्रीयकरण है। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे भारत सरकार की, भारत सरकार की, भारत सरकार की 50% से ज्यादा, भारत सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होना, 50% से ज्यादा हिस्सेदारी क्या कहलाती है, राष्ट्रीयकरण कहलाती है। ठीक है, तो भारत सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी अगर किसी भी क्षेत्र में है या भागीदारी या शेयर है तो वो राष्ट्रीयकरण है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, करने का क्या कारण, इसका कारण क्या है ना, क्यों किया राष्ट्रीयकरण, आखिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया भैया, क्या कारण है बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का। तो देखो इसके कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, क्योंकि उससे पहले प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है वो सामाजिक कल्याण करने में असमर्थ थे। ठीक है, इसलिए इन बैंकों की स्थापना करनी पड़ी। तो लिखेंगे निजी क्षेत्र, सामाजिक, निजी क्षेत्र या निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है, बैंक सामाजिक, सामाजिक कल्याण में असमर्थ थे, सामाजिक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर करने में असमर्थ थे।
नहीं कर पा रहे थे यार, वो उनका उद्देश्य लाभ कमाना था, वो क्यों जनता का कल्याण करेंगे। ठीक है, इसलिए बोले राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा यार। गांधी जी का इंदिरा गांधी जी का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, विपिन कुमार गुरुदेव, आपने पहले तो 51% से ज्यादा हिस्सेदारी बताया था। हाँ, 50% से ज्यादा मतलब 51% या उससे ज्यादा, इसका मतलब ही होता है विपिन भाई, इसका मतलब होता है कि 50% से ज्यादा का मतलब है कि 51% या फिर उससे ज्यादा, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो याद रखना है, निजी क्षेत्र के बैंक जो है वो सामाजिक कल्याण में असमर्थ थे, पहला कारण तो ये। दूसरी बात, निजी क्षेत्र का एकाधिकार बढ़ता जा रहा था, है ना, तो निजी क्षेत्र का एकाधिकार बढ़ता जाता था, मोनोपोली उनकी बढ़ती जा रही थी। तो निजी क्षेत्र का एकाधिकार, निजी क्षेत्र की जो मोनोपोली थी वो बढ़ती जा रही थी, इसलिए भी राष्ट्रीयकरण करने पड़े। फिर तीसरा मेरे साथियों, तीसरा याद रखना है, तीसरा एक कारण और आप इसमें लिख सकते हैं कि निजीकरण क्यों किया गया, मतलब राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। तो राष्ट्रीयकरण करने से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक कल्याण बढ़ाने के लिए, सामाजिक कल्याण का मतलब होता है जनता का कल्याण, सोशल वेलफेयर, तो इसलिए भी राष्ट्रीयकरण किया गया। और भी कई सारे कारण थे, पर ये मुख्य मुख्य कारण है। अब मैं आपको बता दूं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये ज्यादा जरूरी है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आप बता सकते हो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया मेरे साथियों 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949, ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और बोले एसबीआई का, एसबीआई का कब किया गया गुरुजी, तो याद रखना एसबीआई का कब किया गया। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है आपका अपना 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया भाई साहब। ठीक है, बाकी जो व्यापारिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 2 चरणों में। कितने चरणों में किया गया, 2 चरणों में उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो हम अगला क्या हेडिंग डालेंगे, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया, है ना, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो कमर्शियल बैंक थे ना उनका राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में किया गया, तो 2 चरणों में पूरा किया गया। अब मैं चाहता हूं कि ये 2 चरण हम कल ही देखें, आज नहीं। ठीक है, तो इनके बारे में अब कल पढ़ेंगे। तो अभी हमें बैंकिंग में और क्या क्या पढ़ना है, देखो ईमानदारी की मैं बात करूं तो ये राष्ट्रीयकरण पढ़ना है हमें कल। फिर कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब कल की क्लास और लगेगी हमें इसमें। आरआरबी पढ़ना है हमें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुछ पेमेंट्स बैंक, और इनके बारे में भी चर्चा करनी है। अभी 2 क्लास और लग सकती है इसके अंदर, है ना। बाकी हो जाएगा जल्दी ही, चिंता मत करो आप लोग। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यार आप लोगों के लिए बेहतर चीजें क्या हो सकती है वो मैं लेकर के आऊं, है ना। बाकी देखो ये आपका सिलेबस है, एक बार फिर से देख लेना, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, चिंता मत करना। इस सिलेबस में जो जो चीजें हैं उनको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। इसमें देखो भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, ये हम पढ़ चुके हैं भाई साहब। ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है वित्तीय प्रणाली, वित्तीय प्रणाली में पूंजी बाजार भी आता है और बैंकिंग भी आता है, इसलिए हमें यह पढ़ना है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा बैंकिंग, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में सरकार के बजट पढ़ लेंगे, बजट, फिर भारत में कृषि, फिर उद्योग, फिर व्यापार एवं वाणिज्य का विकास, भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार पढ़ेंगे, भारत में वैश्वीकरण उदारीकरण के प्रभाव पढ़ेंगे, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, तो औद्योगिक नीति पढ़नी पड़ेगी, औद्योगिक नीति का विकास में भूमिका, आधारभूत संरचना, ऊर्जा बंदरगाह, अरे सरल है यार, है ना, यही चीज है। ठीक है, सहकारी और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है प्रिया जी, कल की क्लास में बता देंगे। ठीक है, सहकारी बैंक और ये क्या होता है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास, बताओ भैया, है ना। देखो कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, मन से पढ़ो, मेरा ये उद्देश्य है। मन से पढ़ो यार, मन से पढ़ना चाहिए कोई व्यक्ति, जबरदस्ती मत पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। ठीक है, सर एनएचबी की स्थापना 9 जुलाई 1981 है, 88 है भाई, 88 है। ठीक है, ओके, चलिए, अरे बाप रे टूट जाता अभी माई।
कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता अब हमसे करेंगे आपसे कल शाम को फिर से 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, नमस्कार। कैसी लगी आपको क्लास? आप टेलीग्राम पर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्लास अच्छी लगी बुरी लगी कर सकते हैं, उससे हौसला मिलता है। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि आप हमारी तारीफ कभी नहीं करते, फिर मैं उससे कहता हूं क्योंकि कोई हमारी नहीं करता तो हम आपकी कैसे कर सकते हैं, है ना। फिर बोलती अप्रिशिएट करना सीखो, फिर मैं उसे कहता हूं कैसे करते हैं, तो बोले बोलो सब्जी अच्छी बनी, है ना। तो आप भी बोलिए कि क्लास अच्छी लगी, है ना, टेलीग्राम पर बोलिए, थोड़ा दिखे हमें, ठीक है। बाकी नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, है ना, मिलते हैं आपसे कल, शुक्रिया।